वाले आकिब मिश्रा, टाइम से ज्वाइन किया करो यार, लेट मत करा करो। 8 ज्वाइन कर लिया करो, फिर वेट करना पड़ता है ना। धीरज, धीरज आपका क्लास खत्म हो गया ना? सत्यम, तुम्हारा भी क्लास खत्म हो गई ना? यस सर। फिर आप फुल स्टैक पे तो नहीं हो ना, आप कोर जावा वाले हो ना? जावा। हाँ सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। ओके सर। ठीक है, जो फुल स्टैक वाले हैं, ठीक है। अब ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि सर भूल जाएंगे, मुझे याद रहता है कि कौन किस बैच के हैं, ठीक है। स्टूडेंट ज्यादा है नहीं तो मालूम ही होगा, है ना। कहाँ साक्षी, साक्षी कहाँ चली गई? अरे आकित, इन्फॉर्म करो यार, अपने बैच का वेट करना पड़ रहा है उन लोगों के लिए। मैं स्टार्ट कर दूंगा बैच। हाँ, ये अभी स्टार्टिंग है ना, इसलिए वेट कर रहा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से वेट नहीं करूंगा। 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 1 घंटे की क्लास होती है, उसमें भी वेट करूंगा तो फिर। और आप लोगों के बैच में जरूरी है आकिब मिश्रा, फ्रंट एंड जरूरी है, क्योंकि अभी स्टार्ट होने वाला है। एडवांस जावा स्टार्ट हो गया, उसमें फ्रंट एंड का पूरा काम है, HTML CSS, और ये JSP नहीं आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा फिर एडवांस जावा। चलो देखो इधर, क्या चल रहा था आप लोगों का? सरलेट, सरलेट नहीं, कौन सा ये था ना, फर्स्ट डे। एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट। देखो, कल से स्टार्ट हुआ है फ्रंट एंड की क्लास, अभी डेमो क्लास चल रही है, डेमो 1-2 दिन का रहता है, तो अभी कुछ ज्यादा नहीं गया। जो लोग अभी न्यू है, जैसे कि न्यू में 1-2 लोग हैं हमारे पास। कौन है? सुजीत एंड रुशदा अली, ठीक। आप लोग अभी फ्रेशर हो, फ्रेशर मींस फर्स्ट डे आप लोगों का। कल स्टार्ट हुआ था हमारा फ्रंट एंड, तो कल की क्लास है सिर्फ। देखो, अगर जिसका छूट गया होगा किसी से ले लेगा, कवर कर लेगा। तो फ्रंट एंड क्या होती है? फ्रंट एंड मैंने आपको बताया था कि देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में जो कंप्लीट किया जाता है, कुछ पार्ट्स में कंप्लीट किया जाता है, कुछ उनके लेयर्स होते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में अब एक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो होती है फ्रंट एंड, फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है? फ्रंट एंड डेवलपर, जिसको बोलते हैं फ्रंट एंड
ये होते हैं फ्रंट एंड डिजाइनर, फ्रंट एंड डेवलपर। सेकेंड आते हैं बैक एंड डेवलपर, जो बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। और थर्ड जो होते हैं वो डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस डेवलपर। तीनों मिला के एक एप्लीकेशन रेडी होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है डिजाइनिंग से रिलेटेड, बैक एंड डेवलपर सर्वर से रिलेटेड, डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस डेवलपर डेटाबेस से रिलेटेड। फ्रंट एंड डेवलपर यूजर से इंटरेक्ट कराने के लिए यूआई डिजाइन करते हैं। तो जो भी यूजर डेटा एंटर करता है, ठीक है, या जो भी यूजर को हम डिस्प्ले कराते हैं वो फ्रंट एंड के थ्रू कराते हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन आपने देखे होंगे जो भी, तो सभी में क्या होते हैं, फ्रंट एंड होती है। ये फ्रंट एंड जो आप गूगल मीट देख रहे हैं, ये क्या है, एक फ्रंट एंड डिजाइनिंग है। फ्रंट एंड डिजाइनिंग में इसमें आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है, पीपल्स ऐड पीपल, इधर कितने लोग ऐड हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन, उनका आइकन, वो को फैसिलिटी दी गई है म्यूट एंड म्यूट करने के लिए, ठीक है। इधर स्क्रीन, ये इसमें बटन्स, तो ये सारे जो है यूजर के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि वो इजीली इंटरेक्ट कर सके हमारे एप्लीकेशन से। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है, ये कैसा एप्लीकेशन है, ये डायनेमिक एप्लीकेशन है। डायनेमिक एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पास अगर एक पर्सन अगर ऐड होता है, ऐड, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी इसकी साइज। देखिए स्टैटिक होगा तो फिक्स्ड होगा, इसमें ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक है, इसमें जितने भी पर्सन ऐड होते जाएंगे वो ऑटोमेटिक इंक्रीज होता जाएगा इसकी साइज। और इसमें एज इट इज इंस्टेंस, सेम इंस्टेंस क्रिएट होगा। सेम इंस्टेंस मीन्स इसका नेम, इसका आइकन, लोगो, म्यूट एंड म्यूट ऑप्शन, देखिए सभी के लिए आ रहा है ना म्यूट और अनम्यूट ऑप्शन। क्या कोई क्रिएट कर रहा है कि ऑटोमेटिक ऐड करते ही एक पर्सन के लिए म्यूट एंड म्यूट की फैसिलिटी अवेलेबल हो जा रही है। यहाँ पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, ये किससे आ रहा, हर एक पर्सन के लिए सेम इंस्टेंस क्रिएट किया जा रहा, जितने भी ऐड होंगे सेम फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जा रही है ना। सर्च करने का ऑप्शन है, नेम देंगे यहाँ आयुष, जो भी हो, क्या नाम है यार, आयुष। देखिए सर्च फैसिलिटी। तो ये एप्लीकेशन क्या है, डायनेमिक एप्लीकेशन है। तो डायनेमिक एप्लीकेशन, इसको हमने क्या, इसको डिजाइनिंग, ये कैसे कौन डिजाइन करता है इस फ्रंट एंड को, इस पर फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। लेकिन ये जो डेटा बेस में डेटा स्टोर किए जा रहे हैं किसके, इंटरेक्ट करने के लिए, वो सर्वर के थ्रू, सर्वर उन्हें रेस्पॉन्स करता है। तो सर्वर यूजर इंटरेक्ट करता है किससे, फ्रंट एंड साइड से। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, सर्वर सेंड करता है डिटेल्स डेटाबेस में। तो 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए। हमारे पास कितने, 3 कैटेगरीज है, 3 टायर्स होते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो अभी इनको मिला के जो डेवलपर होते हैं, कुछ डेवलपर फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए होते हैं, ओनली फ्रंट एंड डिजाइनिंग करते हैं। कुछ डेवलपर ओनली बैक एंड डेवलपर होते हैं, सिर्फ बैक एंड का ही काम देखते हैं। कुछ डेवलपर क्या होते हैं, डेटाबेस डिजाइनर होते हैं, सिर्फ डेटाबेस पे ही काम करते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में पॉपुलर हो चुके हैं, क्योंकि पहले डेवलपर काफी कम मिलते थे, तो सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइनर या सिर्फ बैक एंड डेवलपर सिर्फ मिलते थे, डेटाबेस डिजाइनर। लेकिन अब जो है इंडस्ट्री में फुल स्टैक डेवलपर की काफी डिमांड हो गई। फुल स्टैक डेवलपर अगर होगा तो वो पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन को एनालाइज कर सकता है कि फ्रंट एंड टीम को क्या रिक्वायरमेंट है, फ्रंट एंड साइट को कैसे हैंडल करना है। और डेटाबेस डिजाइनर जो हो गया, आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि डेटाबेस डिजाइनर की जरूरत कम हो गई। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी ही ऑटोमेटिक डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैंडल कर लेता है। क्या टेबल्स डिजाइन करना है, कितने टेबल्स, कौन सा टेबल किसके साथ ज्वाइन होगा,
कौन से टेबल में डेटा स्टोर कराना है, कौन से टेबल से डेटा फेच करना है, तो सारा कोड हम सर्वर साइड पे ही लिख लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है ऑटोमेटिक डिजाइन कर दे रही है क्या, आपका डेटाबेस डेटाबेस डिजाइन, जो भी डेटाबेस में स्टोर कराना है। बट फिर भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि डेटा के मामले में जाएंगे तो बहुत कंपनी में काफ़ी लार्ज स्केल पे डेटा पे काम होता है ना। लेकिन जो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है वो डेटाबेस डिजाइनर का काम को रिड्यूस कर दिया है। सर्वर साइड पे ही डेटाबेस की कोडिंग लिख दी जाती है, यहाँ से कोड ऑटोमेटिक जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को मालूम होगा, कुछ लोग नाम सुने होंगे, मोंगो डीबी, जो नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं। और अभी कुछ टेक्नोलॉजी हैं जैसे कि जेपीए, जावा परसिस्टेंट एपीआई वगैरह, तो ये सारे के सारे डेटाबेस में ही जाके ऑटोमेटिक क्रिएट कर देते हैं टेबल्स। टेबल्स सब क्रिएट होगा तो अलग में मैनुअली काम करना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिक फ्रंट एंड जो भी है, जैसे कि एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर कराना है तो सर्वर से कनेक्टिविटी बनाएगा, सर्वर एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करेगा, सर्वर उसको अंदर डेटा स्टोर करा देगा। ठीक है, तो कितने टाइप्स में काम होते हैं हमारे, 3 लेयर्स पे काम होते हैं। फर्स्ट फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर एंड डेटाबेस लेयर। थर्ड जो अप्रोच होता है वो डिप्लॉयमेंट का होता है। डिप्लॉयमेंट मीन सर्वर में जब ये एप्लीकेशन प्रॉपर रेडी होगा, प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा, तो ये एक को बोलते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन। मोनोलिथिक एप्लीकेशन एक होता है मॉड्यूल वाइज, मीन्स माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर वाइज। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का काम क्या है कि मॉड्यूल वाइज, चलो इसको छोड़ो, सिंपल इसमें क्या होती है, मेंटेनेंस के लिए लेयर पे नहीं, सिंगल एक एक लेयर्स अलग अलग होते हैं। मतलब एक लेयर जो आप देख रहे हैं वो एक एप्लीकेशन ही होता है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन अभी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ, बट अभी जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इतने इतना समझो 3 टायर एप्लीकेशन क्या होते हैं। फिर आगे आपको बताएंगे, जब एंगुलर रिएक्ट पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे आपको कंप्लीट आर्किटेक्चर बता देंगे। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पास क्या देखे थे, ब्राउजर। ब्राउजर क्या है, ब्राउजर एक इंजन है जो क्या काम करता है, जो भी हम उसको डेटा देते हैं उसके बेस पे वो डिजाइनिंग, वो स्टाइलिंग आपको प्रोवाइड करता है। तो ब्राउजर ब्राउजर क्या है, देखो इधर कहाँ चला गया, हाँ, ब्राउजर पे अगर मैं टेक्स्ट देता हूँ, टेक्स्ट जैसे कि टेक्स्ट क्या, आपका नेम, क्या नेम है, जैसे फैजान। ठीक है, फैजान एक क्या है, टेक्स्ट है। अगर इस टेक्स्ट को मैं ब्राउजर को डिलीवर करूं, ब्राउजर को सेंड करूं कि हे ब्राउजर, इसका इस टेक्स्ट को एग्जीक्यूट करो, तो ब्राउजर इस टेक्स्ट को क्या समझेगा, क्या कैसे एग्जीक्यूट करेगा, इसको क्या एनालाइज करेगा। तो ब्राउजर किसी भी टेक्स्ट को वो रीड कर सकता है और उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। कैसे, क्योंकि ब्राउजर जो है, जो इंजन फॉलो करता है जो पैटर्न, वो पैटर्न कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, मीन्स बाइट बेस्ड। देखो देखो जैसे हमारे पास एक ब्राउजर टेक्स्ट को कैसे अंडरस्टैंड करता है, HTML पार्स,
किधर है सेव 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 करने का, सेव एज इमेज। कौन सा है यार बैच आईडी आप लोगों का? अच्छा फ्रंट एंड वाला है ना, फ्रंट एंड एंगुलर 3v3 HTML। images HTML पार्सिंग। ठीक है, एक HTML पार्सिंग ये ले लो और चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ देखिए HTML5 पार्सर्स। HTML कोई भी कैरेक्टर जो है, जैसे कि मान लीजिए ABCD A to Z कोई भी कैरेक्टर है या 1 2 3, ये इसकी क्या होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग जावा वाले जो भी हैं सबको मालूम होगा क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में होती है ना। कंप्यूटर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है इसको। तो ब्राउजर जो है इस कोड को कैसे कन्वर्ट करता है, तो ये जो बाइट्स दिख रहा है बाइट 3C70, ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये है आस्की वैल्यू, हेक्सा कोड भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आस्की वैल्यू ही समझिए। क्या करता है ये आस्की वैल्यू जो है, जो बाइट कोड है, ये इंटरनली इसके सभी का मीनिंग होती है। हेक्सा कोड समझ रहे हैं यार, हेक्सा कोड कितना होता है यार, किसी को आइडिया है हेक्सा कोड बताओ, हेक्साडेसिमल नंबर। 16 बिट। हाँ 16 बिट होता है, ठीक है। लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर, कितने से कितने तक रेंज क्या होती है? जीरो टू 9 और A to F, ठीक है। तो देखो यहाँ पास जो शायद आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इज अ बेस 16 नंबर। बेस 16 क्या है, 09 A to F अगर काउंट करेंगे तो उसके कितना आता है 16। और डेसिमल का बेस क्या होता है, डेसिमल का बेस 10। बाइनरी का बेस कितना होता है 2। ऑक्टल 8, हेक्साडेसिमल 16, ये इसका बेस होता है। कैसे पता चलता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए 10 हो गए। A 11 B C D E F कितने हो जाएंगे टोटल, आप काउंट करोगे तो 16। तो इसको क्या बोला जाता है, 0 to 9 A to F, इसको मिला के एक वैल्यू बनाई जाती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पास आप देखिए, इन द बेस 10 सिस्टम यू काउंट इज मल्टीपल ऑफ 10 आफ्टर ईच ग्रुप ऑफ 10, ठीक है, ये कुछ ऐसा वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ पास कोई भी वैल्यू 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 इस तरह से 0 9 0 A B C D E F, यहाँ से क्या लिख के आया 0 to 15 मीन्स 0 to 15 मीन्स कितना हो गया 16 रेंज। तो इस तरह से वैल्यू कोई भी डिजिट हम क्या बनाते हैं, इसमें रीड करते हैं वैल्यू हेक्साडेसिमल में। ये देखिए यहाँ पास डेसिमल है, हेक्साडेसिमल BB74, बाइनरी डिजिट 1011 1011, ये क्या है बाइनरी नंबर है।
बाइनरी नंबर हमेशा 1 और 0 ही होता है, इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और जो डेसिमल है इसका बेस 10 होता है, क्योंकि ये 0 to 9 होता है, और 0 to 9 मीन्स 10 वैल्यू, इसलिए बेस 10। ठीक है, जिसको क्लियर होगा ठीक है, जिसको नहीं क्लियर है कोई बात नहीं है, आप लोग देखिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास जो डेसिमल यहाँ चला गया, यहाँ जो बाइट्स होते हैं वो किस में काउंट किए जाते हैं, ये 3C, सी 3 वैल्यू है, C 70 3E 20 48 65 6C F F बाहर कोई वैल्यू दिख रही है क्या, 0 to 9 और A to F कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हेक्सा कोड, हेक्सा डेसिमल में क्या बनाए जाते हैं, बाइट्स को काउंट किए जाते हैं। अब जैसे हमारे पास मैंने क्या बताया था, यहाँ पास मैंने नोट कराया, क्या किधर चला गया, फैजान। अब ये फैजान को ब्राउजर कैसे समझेगा, तो फर्स्ट एफ को समझता है, एफ की क्या की वैल्यू है, ए की वैल्यू, आई की वैल्यू, जे ए एन, तो सभी की वैल्यू, एस की वैल्यू रीड करता है, उसका हेक्साडेसिमल नंबर निकालता है, काउंट करता है, फिर उसके बाद ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड करता है। तो कैसे पार्सिंग की जाती है, ब्राउजर कैसे इसको समझेगा कि ये फैजान है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है या फिर प्री डिफाइंड टेक्स्ट है। प्री डिफाइंड मीन्स ब्राउजर प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड में क्या डिफरेंस है अभी बता रहे हैं। देखो क्या होता है प्री डिफाइंड और क्या होते हैं यूजर डिफाइंड। तो बाइट्स जो है, यहाँ देखिए बाइट्स हेक्सा वैल्यू में कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए जाएंगे सारे कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स फर्स्ट कन्वर्ट होते हैं किस में, बाइट में, बाइट से कन्वर्ट किया जाता है किस में, बाइट से कन्वर्ट होता है, ब्राउजर कन्वर्ट करता है। ठीक है, पहले कन्वर्ट करेगा सारे डिजिट को, जितने भी वर्ड्स हैं सबको बाइट में, देन इसके बाद कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर फॉर्म में। ये कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर्स में क्या, जैसे आपने एंटर किया एंगुलर ब्रैकेट पी एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ठीक है, जिसको बोलते हैं टैग्स, टैग्स बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड, देन ये क्या है, एक कैरेक्टर, कैरेक्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट यहां से निकाला जाएगा, जब ब्राउजर पे आपका कोड रन होगा तो बाइट कोड, बाइट कोड से कैरेक्टर फॉर्म, कैरेक्टर से फिर टोकन्स जनरेट होते हैं। टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं, डेलीमीटर के बेस पे। तो डेलीमीटर जो होते हैं प्री डिफाइंड, जैसे कि डेलीमीटर सेमी कॉलन, एंगुलर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, इस कर्ली ब्रेसेस, ये सारे डेलीमीटर्स होते हैं, स्पेस। तो डेलीमीटर के बेसिस पे टोकन्स बनाए जाते हैं। तो HTML के जो टोकन्स क्रिएट होते हैं वो किसके बेस पे होते हैं, टैग के बेस पे। तो फर्स्ट क्या है, यहाँ देखिए लिखे है स्टार्ट टैग, स्टार्ट टैग क्या है, P। तो एंगुलर ब्रैकेट जो आपको दिख रहा है यहाँ पास, ओपन P एंड क्लोज। तो इस एंगुलर ब्रैकेट को क्या काउंट किया जाता है, 1 टैग, क्या बोलते हैं इसको, टैग, स्टार्टिंग टैग। तो टोकन्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग, एंड कहाँ हो रहा है, ये P जो है एंड टैग है। तो टोकन्स बनेगा, फर्स्ट टोकन HELLOWORD, देन दिस। तो अलग अलग कैरेक्टर्स रीड किए जाएंगे, फिर ये टैग को यहाँ से यहाँ तक रीड किया जाएगा कि ओपन टैग से लेके क्लोज टैग तक, तो स्टार्टिंग टैग टू एंडिंग टैग। इसके बाद नोड्स बनाए जाते हैं, कौन कौन बनाता है, ब्राउजर ही बनाता है, जो HTML के कोड्स हम एग्जीक्यूट कराते हैं। तो टोकन्स बनने के बाद अलग अलग टोकन्स बनेंगे, फिर इसके बाद नोड्स बनते हैं। नोड्स क्या बनेंगे कि फर्स्ट नोड क्या है, P, देन सेकेंड नोड, उसके अंदर वैल्यू हेलो वर्ल्ड। इसके बाद नोड्स होने के बाद डोम बनते हैं। डोम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड एक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पास देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है DOM, डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये
डोम को ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है। डोम को किसको एग्जीक्यूट करता है? ब्राउजर। ब्राउजर इसको अंडरस्टैंड करता है। अब डोम को कैसे समझेगा? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो ये एक और मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, वहां पर देखिए क्या है। सॉरी, हेक्साडेसिमल नहीं, किधर चला गया? डोम पार्सिंग HTML। देखिए यहाँ पास लिखा है पार्स HTML, देन HTML पार्सिंग मीन्स जो कोड आप लिखते हैं HTML के टेक्स्ट, उसको कन्वर्ट किया जाता है किस में? कैरेक्टर में। कैरेक्टर कन्वर्ट करता है आपका किस में? टोकन्स में। टोकन्स क्रिएट करता है नोड में। नोड, अब जो नोड बन के रेडी होगा तो कुछ काम हम क्या करते हैं HTML के साथ, जैसे कि टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की वेट, टेक्स्ट की हाइट, बॉडी, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं, दोनों चीज क्या हो गया? एक टेक्स्ट हो गया, जैसे कि मान लो ये टेक्स्ट जो है ब्राउजर पर क्या है? फैजान। तो हम फैजान ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, हम चाहते हैं फैजान का क्या हो? कलर डिस्प्ले हो, जैसे कि इसका रेड कलर, उसकी फॉन्ट साइज 200 पिक्सल, बोल्ड साइज, इटैलिक, ठीक है, कलर ग्रीन। इस तरह से मैं ब्राउजर पर डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट, जो टेक्स्ट फॉर्म है प्लस कलर, अब दोनों क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना। टेक्स्ट और कलर दोनों कैसे मिलेगा? ब्राउजर कैसे टेक्स्ट को और कलर को मर्ज करता है? उसे कैसे मालूम होता है कि आपने इस पे फैजान जो टेक्स्ट है इसके लिए आपने ये कलर अप्लाई किया है? उसी के लिए यहाँ पास पार्सिंग की जाती है। तो HTML पार्सिंग एंड CSS पार्सिंग। पार्सिंग पहले फर्स्ट क्या किया जाएगा? डोम में, मीन्स एक ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट मॉडल पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जब ब्राउजर पे लोड होगा तो बाइट फॉर्म में होगा टेक्स्ट, देन उसके बाद कैरेक्टर्स जनरेट होंगे, कैरेक्टर्स फॉर्म में होंगे, एक एक कैरेक्टर्स अलग होंगे, फिर इसके क्या बनेंगे? नोट्स बनाए जाएंगे। नोट्स बनाने के बाद टोकन जनरेट होंगे, देन नोट्स बनेंगे। अब वन नोड जो होगा वो कहलाता है आपका एक ऑब्जेक्ट मॉडल। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट पर अब क्या काम करना है? इस पे इफेक्ट अप्लाई करना है, या CSS अप्लाई करना है, या स्टाइल अप्लाई करना है। तो उसके लिए पार्सिंग की जाती है। तो जो HTML का टेक्स्ट जो होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब रेडी होगा डोम, अब डोम रेडी होने के बाद इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है? उसके ऊपर, उस टेक्स्ट के ऊपर कलर इफेक्ट लगाना है। कलर कौन सा? ग्रीन। तो CSS बोलते हैं कास्ट कैडिंग स्टाइलिंग सीट, कास्ट कैड स्टाइलिंग सीट। तो स्टाइल अप्लाई करना है किस पे? इस टेक्स्ट पे। तो टेक्स्ट प्लस स्टाइल जो है, इन दोनों को जब ब्राउजर मर्ज करता है तो उस प्रोसेस को बोलता है रेंडरिंग करना, रेंडर करना। रेंडर मीन्स एक वैल्यू टेक्स्ट है, दूसरी वैल्यू इसकी कलर है, उस कलर, उस टेक्स्ट पे कलर अप्लाई करना, दोनों को क्या प्रोसेस होता है? रेंडर करना। ठीक है, रेंडरिंग की जाती है। समझ में आ रहा? रेंडर ट्री। देन इसके बाद जब रेंडरिंग होगी, इसके बाद उसकी लेआउट डिजाइन होगा, देन इसके बाद पेंट मीन्स ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। ब्राउजर की हायरार्की, ये है ब्राउजर की हायरार्की। ब्राउजर HTML प्लस CSS दोनों के कोड को रेंडर करता है, इसके लेआउट प्रिपेयर करता है, देन इसके बाद ब्राउजर पे कोई भी चीज डिस्प्ले होती है। कोई भी हेलो मैसेज या जो भी ये जो टेक्स्ट दिख रहे हैं ब्राउजर पे, जो चीजें रन हो रही है, तो ये फैजान में अभी अभी कलर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कलर इसमें बताया नहीं है, तो ब्राउजर इस पे कलर नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि नहीं इस पे कलर इफेक्ट अप्लाई करो, तो ब्राउजर इसको क्या करता है? कलर डालता है। तो ये क्या होगा? रेंडरिंग करना। ठीक है, तो HTML का कोड प्लस CSS का कोड जब दोनों ब्राउजर
क्या करता है उस पे अप्लाई करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग करना। ठीक है, रेंडर करने के बाद कितना टाइमिंग लगता है, ब्राउजर कभी भी देखिए कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो सीएसएस काफी हैवी होने की वजह से वो रेंडरिंग में इतना टाइम लगा देता है कि लोडिंग 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 दिखती है कि अरे अभी रेंडरिंग चल रही, इतना लोड, इतना टाइम इंक्रीज होता है। तो कैसे इंक्रीज होता है, कैसे ब्राउजर पे काउंट किए जाते हैं कि आपके अपने एप्लीकेशन स्लो है या फास्ट है। सीएसएस, इनलाइन सीएसएस लिखनी चाहिए, मतलब सीएसएस कैसा लिखना है कि कोड हमारा ज्यादा ना हो, हमारा फास्ट एग्जीक्यूट हो। उसके लिए क्या हमारा HTML CSS का एप्लीकेशन जो हम बना रहे हैं, क्या वो फास्ट है या एंगुलर पे बनाना पड़ेगा। क्या हमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है डोम डोम उसको मैनिपुलेशन की जरूरत है, या जो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही चीजें रेंडर किया जाए, जो चीजें अननेसेसरी है उसे रिमूव किया जाए, उसको हटा दिया जाए। तो ये सारी चीजें एक फ्रंट एंड डेवलपर को सारी चीजों को माइंड में रख के ध्यान रखना बनाना पड़ता है एक एप्लीकेशन को। ठीक है, तो मैं आपको ब्राउजर इंजन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये कोई नॉर्मल क्लासेस नहीं है। आप यहाँ से इंडस्ट्री में जाएंगे, इसलिए सारी चीजें डेप्थ में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, HTML CSS की नॉर्मल क्लासेस नहीं है, ये रियल टाइम इंडस्ट्री की क्लासेस हैं। तो A to Z प्रोसेस, ब्राउजर कैसे चीजों को लोड करता है, कितना टाइम लगता है, वो सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, HTML का कोड लिखने से सिर्फ डेवलपर नहीं बनेंगे। HTML काफी इजी है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से जो चीजें आप सोचते हैं, जो लड़के कुछ लड़के हैं सोचते हैं कि HTML की क्लास है, CSS की क्लास है, जावास्क्रिप्ट की है, तो ये तो इजी होता है। नहीं, इजी कुछ भी नहीं है। आपको माइंड में ऐसा सेट किया गया है कि सारी चीजें इजी हैं, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, काम करेंगे, तो आपको एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ब्राउजर इंजर से कैसे हमें इस चीजों को गेट करना है, कैसे चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो यूट्यूब पे दिखाया जाता है, लोग यूट्यूब के भरोसे पे पूरा अपना करियर चूज कर लेते हैं कि हमें ये चीजें करनी चाहिए। तो यूट्यूब कभी भी आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं बताता। हाँ, बेसिक चीजें हैं सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से आपको पूरा काम सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीरियसली आप लोग पढ़िए। क्या नाम है, बहुत से लड़के हैं HTML को सोचते हैं, लाइट लेते हैं कि HTML में क्या है, सिर्फ सिंपल टैग तो है। किसको किसको आता है HTML और CSS? फैसल। फैजान को? अच्छा, ठीक है, देखो मैं थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, अभी देखो हमारे फैजन पास को तो तो पूरा आता है। पूरा आता है फैजान को। चलो अच्छी बात है। HTML को ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से हमें जानना जरूरी है कि कैसे रियल टाइम में हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या नाम ले लो, जीमेल एप्लीकेशन, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, अभी हमारा एप्लीकेशन नहीं है ना, तो ये काफी क्या है हैवी। देखिए यहाँ पर दिख रहा सारी चीजें, एप्लीकेशन बता देंगे तो आपको दिखाएंगे। ठीक है, देखो अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 2 3 रिफ्रेश। ठीक है, कितना स्टार्ट, इसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको कि सबसे पहले क्या हो रहा है। एप्लीकेशन, सेंट आइटम, स्टार्टेड, ड्राफ्ट, ओके, इनबॉक्स, मेल, ग्रो। ठीक है, स्टॉप। प्रोसेसिंग स्टेटस, ये
जी यार, कौन कौन HTML पढ़ा है बताओ, इसका मतलब क्या है? हाँ, HTML किसका कंप्लीट है? फैजान, फैजान, आयुष, बोलो यार। ये क्या था, नहीं समझ में आ रही है। इस एप्लीकेशन, जीमेल के एप्लीकेशन परफॉर्मेंस कितना टाइम, लोडिंग टाइम है कितना टाइम लिखा है? 32,868 मिली सेकेंड। येलो का मीन्स क्या है? स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मीन्स लोडिंग, रेंडरिंग, पेंटिंग, सिस्टम, टोटल टाइम। लोडिंग में कितना टाइम लगा? 138 मिली सेकेंड। स्क्रिप्टिंग में 7,304 मिली सेकेंड। रेंडरिंग में, रेंडरिंग में CSS जावास्क्रिप्ट की सारी चीजों को रेंडर करने में इतना टाइम लग रहा। अब बताइए, ये एप्लीकेशन और सेम प्रोसेस में मैंने इसको इससे कम में मैंने लोड कर दिया अब एंगुलर एप्लीकेशन बना के या रिएक्ट पे, तो बताइए कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट होगा? जिसमें जो ये जीमेल जो एप्लीकेशन चल रहा है वो, ये जो मैंने बनाया रेंडरिंग किया इसको लिए। तो ये सारी चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी कि वाकई में जो आपने एप्लीकेशन जो कोड लिखा है वो वाकई में फास्ट चल रहा है या नहीं। हम्म आप इंडिया के हिसाब से काम मत मत सीखिए। जो लोग इंडियन के डेवलपर होते हैं, वो कोई NIC में काम कर रहा है तो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे NIC वाले, वहाँ इतने सारी चीजें नहीं चेक की जाती हैं। लेकिन जब भी US के प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो वहाँ परफॉर्मेंस की काफी टेस्टिंग होती है, काफी स्पीड होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे काम करना है देखो बताएंगे आपको डेप्थ में। तो HTML CSS को कोई लाइट मत लो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्रंट एंड डिजाइनिंग में, बैक एंड में सबसे इजी और सबसे बेस्ट क्या होता है? बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर बेस्ट क्यों होते हैं? क्योंकि क्लाइंट नहीं समझता बैक एंड, लेकिन फ्रंट एंड क्लाइंट अच्छे से समझता है। वो आपको आपका सर खा जाएगा, बोलेगा कि ये यहाँ पास नहीं होना चाहिए, यहाँ पास करो, इसका कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका ऐसा डिजाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा बटन दो तो ऐसी विड्थ दो, तो इसको हटाओ इस पेज पे नहीं तो दूसरे पेज पे। क्लाइंट को पूरा समझ में आता है फ्रंट एंड, क्योंकि उसको दिखता है। और क्लाइंट को बैक एंड नहीं समझ में आता, वो बोलता है कि कैसे भी API लिखो कैसे भी API लिखो, मुझे क्या। उसे नहीं समझ में आता है। उसे क्या मालूम कि क्या सर्वर साइड टेक्नोलॉजी क्या लिख के आ रहा है, कैसे डेटा लेके जा रहे हैं। तो फ्रंट एंड डिजाइनर को, फ्रंट एंड डेवलपर को काफी चीजों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पास सबसे पहले क्या दिखा रहा है, देखिए लोडिंग टाइम। कि ये एप्लीकेशन जब मैंने रिफ्रेश किया था उस टाइम पे, जब स्टार्ट किया था, तो लोडिंग टाइम कितना टाइम इस पेज को लोड होने में, सर्वर से डेटा, सर्वर से रिकॉर्ड को फेच करने में कितना टाइम लग रहा। अगर मान लीजिए यही टाइम 5 मिनट लग जाए, 5 मिनट से जीमेल ओपन हो रहा है, तो बताइए ये एप्लीकेशन कोई यूज करेगा? कोई यूज नहीं करेगा। सभी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार 5 मिनट से लोडिंग लोडिंग सर्वर से रिकॉर्ड ही फेच कर रहा। अब कोड आपने इतना हैवी लिखा है कि वो रेंडरिंग, स्क्रिप्टिंग, पेंटिंग में काफी टाइम लगा रहा। अब ये चीजों को डेवलपर को आइडिया नहीं होगा कि लोडिंग टाइम पर क्या लोड होता है, स्क्रिप्टिंग में क्या होती है, रेंडरिंग कैसे होती है। तो बताइए कौन डेवलपर है जो डिजाइन कर पाएगा फ्रंट एंड? वो तो जो मन में आया वो HTML टैग लगा और डिवीजन बनाया, सारा चीज टाइप करना स्टार्ट कर दिया, और उसे पता ही नहीं है कि वो एप्लीकेशन हैवी बना रहा है या फिर लाइट वेट बना रहा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आपको सारी चीजें, ब्राउजर इंजन कैसे डील करते हैं, ब्राउजर इंजन कैसे समझते हैं, क्या होता है कंसोल, ये सारी चीजें आपको एक एक चीज बताऊंगा। अभी यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या बता रहा था। हाँ, यहाँ तो जो डोम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, फर्स्ट सबसे पहला काम क्या हो रहा, बाइट से
बाइट से कैरेक्टर फॉर्म में, कैरेक्टर फॉर्म से टोकन में, टोकन से नोड्स, नोड से डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डीओएम जो ये डोम देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डोम में अभी आप देख रहे हैं ये अभी जो आप पढ़ेंगे वो स्टैटिक डोम होगा, लेकिन इन फ्यूचर जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी तो डायनेमिक डोम में क्रिएट कन्वर्ट होता है। अब स्टैटिक डोम क्या होती है, डायनेमिक डोम क्या होता है, तो अभी आगे की क्लास HTML CSS कंप्लीट होने के बाद डायनेमिक डोम कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। डायनेमिक डोम मीन्स जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही चीजें ब्राउजर पे डिस्प्ले होंगी, जो चीजें नहीं है वो चीजें नहीं होंगी, जिससे क्या होगा आपका ब्राउजर जो है काफी स्मूथली, काफी फास्ट वर्क करेगा। लेकिन अगर अननेसेसरी रिकॉर्ड्स अगर इसमें रखेंगे जिसकी जरूरत नहीं है तो वो क्या होगा, आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को स्लो करता है। ठीक है, तो डोम के बारे में हमको अच्छे से पहले इसको कवर करना है। डोम क्या है, डोम ही ये है जो रिएक्ट में आप पढ़ेंगे, रिएक्ट और एंगुलर की डोम मैनिपुलेशन, डोम को कैसे मैनिपुलेट करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है डोम। ठीक है, तो डोम कैसे लोड होता है, डोम के क्या क्या पार्ट्स हैं देखते हैं। हाँ, HTML में क्या समझ में आया यार, यहाँ तो फर्स्ट HTML का जो टेक्स्ट है वो डोम में कन्वर्ट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। इसके बाद CSS मीन्स जो स्टाइलिंग आपने दी है, तो ये CSS प्लस HTML दोनों रेंडर होते हैं। रेंडर होने के बाद इसकी लेआउट प्रिपेयर होता है, देन उसके बाद पेंट होता है। पेंट यहाँ पास मैंने अभी आपको बताया, पेंट देखिए पेंटिंग कैसे हो रही थी, कहाँ चला गया, नेटवर्क कॉल, परफॉर्मेंस, हाँ ये देखिए थर्ड स्टेप ग्रीन पेंटिंग हो रही है। रेंडरिंग मीन्स CSS का कोड, CSS का कोड, HTML का कोड और जावास्क्रिप्ट का कोड को मर्ज किया जा रहा, तो उसको बोलते हैं रेंडरिंग करना। उसके बाद पेंटिंग, देन सिस्टम, सिस्टम कितना टाइम लिए, लोडिंग टाइम, आइडियल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग में कितना टाइम लगा है, जावास्क्रिप्ट जो यूज किया गया है स्क्रिप्टिंग के लिए लगा है, लोडिंग टाइम लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज का अलग अलग है, कितना टाइम में क्या क्या जो चीज आप सर्च किए उसके लिए बताता है, सब लोड वगैरह। इसको अभी छोड़ दो, रिएक्ट की क्लास या एंगुलर की क्लास में ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। ब्राउजर इंजन के बारे में, कैसे डिबग करते हैं, कैसे कोड फाइंड करते हैं, आपके एप्लीकेशन में कहाँ पास क्या प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आगे चल के इसको देखेंगे, कवर करेंगे। हाँ, तो यहाँ देखो रिप्लेसमेंट, स्टैटिक, जो स्टैटिक पेज होती है एक डायनेमिक पेज होती है। एप्लीकेशन जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो कौन कौन सी पेज होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक मीन्स नॉन चेंजेबल, चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड होगा। डायनेमिक मीन्स चेंजेबल, है ना, कि वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो स्टैटिक पेज डिजाइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है HTML एंड CSS। HTML CSS का जो यूज करते हैं स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए। अगर डायनेमिक वेब पेज चाहिए, डायनेमिक एप्लीकेशन, डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करना है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, स्टैटिक पेज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है यार, HTML और CSS इतना सफिशियंट है किसी भी स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए। स्टैटिक वेब पेज मींस नॉर्मल, ये देखिए ये क्या है, जैसे कि अभी तो स्टैटिक वेब पेज कोई सा भी ले लो, स्टैटिक वेब पेज टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट्स है, आपको काफी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जैसे या तो जो चीजें आपको डिस्प्ले हो रही हैं ये सारे क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक पेज क्या करना, काम क्या होता है, वो सिंपल इंफॉर्मेशन, कोई भी बिजनेस
अपने आइडियाज को सिर्फ प्रेजेंट करना चाहता है, दिखाना चाहता है, तो वो सारे एप्लीकेशंस के किस कैटेगरी में आते हैं? सिर्फ स्टैटिक पेज होते हैं। लेकिन डायनेमिक पेज क्या कहलाते हैं? कोई भी बिजनेस वो चाहता है कि हमारे काम को रिड्यूस किया जाए, जो वर्क लोड है उसको रिड्यूस करने के लिए, तो वो डायनेमिक बनाता है। डायनेमिक मीन्स कि वो चाहता है कि जो भी मैनुअल उसका ऑपरेशन है, जो भी मैनुअली काम कर रहा है, वो एंटर कर रहा है, जैसे कोई डेटा एंट्री कर रहा है, तो डेटा एंट्री करने के लिए वो क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल डेटा एंट्री करने के लिए उसके 20 लैपटॉप्स, सभी लैपटॉप्स में एक एक पर्सन वो क्या करेंगे? मैनुअली डेटा रीड करेंगे, उसको एंटर करेंगे। लेकिन उसको ऑटोमेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑटोमेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे डेटा एंट्री करने के लिए? कुछ नहीं, उसको एक डिवाइस रखेंगे, स्कैनर डिवाइस, वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो रीड करेगा, रीड करने के बाद ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा और उसको पेज में कन्वर्ट करना, पेज कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर करना डेटाबेस में। तो ये इस उसको अरेंज करना ऑर्डर में, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है एंड यूजर को। एंड यूजर मीन्स जैसे कि जो बिजनेस ऑनर है, उसको फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करना, वो उसको पेज वाइज सॉर्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, जो भी डिटेल है, जब चाहे वो लोड कर सकता है, जब चाहे इसको रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो ये सारी जो फैसिलिटी होती है एक वेब एप्लीकेशन में, वो डायनेमिक वेब एप्लीकेशन कहलाती है, जो उसके काम को क्या कर रहा है? जो उसके वर्कलोड को रिड्यूस करता है, जो मैनुअल डेली का काम है उसको रिड्यूस करता है। तो वो क्या कहलाते हैं यार? डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। स्टैटिक एप्लीकेशन क्या कहलाता है? स्टैटिक वेब पेज, जो उसके काम को रिड्यूस नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रेजेंट करने, सिंपल इसके आइडियाज को प्रेजेंट करने के लिए जो एप्लीकेशन बनाए जाते हैं वो स्टैटिक वेब पेज स्टैटिक वेब कहलाते हैं, वेब पेज। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायरमेंट है? HTML एंड CSS। बस HTML CSS से एक सिंपल एक स्टैटिक पेज, आप एक स्टैटिक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लो, एक एग्जांपल इस तरह से देखो, यहाँ पास लेयर्स, बाइट कैरेक्टर, बस्ट बाइट कैरेक्टर, टोकन्स, नोट्स, डॉक्यूमेंट, यहाँ पास दिख रहा होगा। कहाँ चला गया? ओपन क्यों नहीं हो रहा? चलो, यहाँ देखिए, बॉडी, हेलो, स्पैन, वर्ड, बॉडी, टोकन, इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ यार? HTML पार्सिंग क्या होती है, रेंडरिंग क्या होती है, ब्राउजर कैसे डेटा को लोड करता है, एक एक कैरेक्टर्स को रीड कैसे करता है, टोकन्स कैसे बनाता है इंटरनली। हेलो हेलो फैजान, हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही क्या? कहाँ चले गए तुम? हेलो सुजीत, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो कुछ। बेसिक आइडिया अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज क्लास समझ में आया? 8 बज गया, टाइम हो गया इसलिए पूछ रहे हैं। 8 बज रहा कितना? 9 बजने वाला है, 9 बज गया। ठीक है सर ठीक है, तो एक देखो, एक एग्जांपल बताता हूँ स्टार्टिंग से। तो HTML हम क्यों पढ़ रहे हैं, और CSS सिंपल HTML HTML and CSS,
HTML CSS। HTML जो होता है टेक्स्ट बेस पे काम होता है। टेक्स्ट, जैसे मान लो हमारे पास कोई टेक्स्ट है, हेलो हेलो टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को हम लोड कर रहे हैं किस पे, ब्राउजर में। जब ये ब्राउजर में जब लोड होगा, ठीक है, तो इसकी पार्सिंग की थी, है ना, पार्सिंग की जाएगी। पार्सिंग करने के बाद डेटा को इस टेक्स्ट को टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। टोकन्स जब बनते, जहाँ चेक किया जाएगा क्या ये जो टेक्स्ट है ये क्या नॉर्मल टेक्स्ट है या फिर कोई प्री डिफाइंड टेक्स्ट है जिसे ब्राउजर को प्रोवाइड किया गया है कि हे ब्राउजर, अगर कोई टेक्स्ट एंगुलर ब्रैकेट के साथ आ रहा हो। एंगुलर ब्रैकेट मीन्स ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, हेलो, एंगुलर ब्रैकेट के साथ आ रहा है, तो इसका एक मीनिंग, इसका मीनिंग ब्राउजर को मालूम है कि इस हेलो का मीनिंग का मतलब क्या है। तो इस तरह के इसको बोला जाता है टैग। क्या बोलते हैं, हेलो। इस टैग को क्या बोलते हैं, इसको इस मैसेज इसको टैग्स में कन्वर्ट करते हैं। टैग, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, इसको क्या बोला जाता है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग। टैग्स अगर क्रिएट हुआ है, टैग्स क्रिएट हुआ है तो इसका नोड्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पास क्या दिखा रहा था, यहाँ पास नोट्स ना, नोट्स देखिए, बॉडी हेलो, स्पैन, वर्ड, बॉडी, हेलो। तो इसको क्या है, नोट्स में अरेंज किए जाते हैं, मतलब सभी चीजों को अलग अलग। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर्स क्या कैसे बना, बाइट्स में सारे कैरेक्टर्स को रीड किया ब्राउजर ने, फिर इसके बाद कैरेक्टर्स बनाया, कैरेक्टर्स इसको कन्वर्ट किए कैरेक्टर फॉर्म में। कैरेक्टर फॉर्म में पता चला कि फर्स्ट एंगुलर ब्रैकेट ओपन, बॉडी, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, देन हेलो, फिर इसके बाद स्पैन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, देन वर्ड, देन स्पैन क्लोज, बॉडी क्लोज। क्या बोलते हैं इसको, टोकेनाइजर। टोकेनाइजर मीन्स टोकन, टोकन्स क्रिएट करना। टोकन्स कैसे क्रिएट होंगे, जो टैग्स बनेंगे इसका टोकन। तो फर्स्ट टैग जो है बॉडी का एक टैग बना, इसको बोलते हैं टैग, स्टार्टिंग टैग। मैसेज क्या है इसका, दूसरा हेलो, हेलो इसके अंदर क्या टैग है, एंगुलर ब्रैकेट है क्या इसमें, नहीं, तो ये नॉर्मल है। फिर दूसरा क्या देखिए यहाँ पास स्पैन दिख रहा है ना, स्पैन एक टैग, स्टार्ट टैग, देन नॉर्मल टेक्स्ट,